श्रोताओं नमस्कार। आज 25 सितंबर है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 93वें अंक में बहुत सारी बातें श्रोताओं के साथ की और विचार साझा किए। और इसी के तहत आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू हमेशा की तरह इस बार भी इस मन की बात पर एक विशेष बातचीत लेकर आपकी सेवा में हाजिर है। और आज हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर बच्चा बाबू, जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत से विषयों, नाना प्रकार के विषयों पर विचार रखे और बात की। और आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हीं विषयों पर, उन्हीं बातों पर बात करेंगे। तो शुरुआत तो उन्होंने चीता से की। जो चीता एक 70 साल के अंतराल के बाद भारत में जिसकी वापसी हुई है और यहाँ आया है, और उसको लेकर लोगों में जो उत्साह है उसका भी उन्होंने वर्णन किया। तो सबसे मोटी बात, ये जो चीते का वापस आना एक कितना बड़ा संदेश है सभी देशवासियों के लिए और दुनिया वालों के लिए कि हमारे जीवन में ये जो जैव विविधता है इसको बनाए रखना, उसका संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात की चर्चा की शुरुआत चीता से हुई, ये एक बहुत, जिसको कहते हैं, सुखद एक अनुभव ही रहा कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि जिस हिसाब से अफ्रीका से भारत में चीते को लाया गया और पूरे देश में न सिर्फ उसको लेके उत्साह, बल्कि राष्ट्रीय मीडिया ने भी बहुत, जिसको कहते हैं, सकारात्मक तरीके से इसको जो है प्रोजेक्ट किए और चीता के हर एक पक्ष को लोगों ने सुनना और पढ़ना समझा। ये सिर्फ चीता एक संकेत मात्र था। हमें पता है कि भारत न सिर्फ जैव विविधताओं का देश है बल्कि वन्य प्राणियों को लेके, क्योंकि भारत का जो एक प्रकृति संबंध जो है वो बहुत गहरा है, वो हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर है जी। तो उस सांस्कृतिक पहचान के रूप में जो है चीता को लोगों ने देखा और वन्य जीवन से अपने आप को, जो पिछले 21वीं सदी में जो इस लगातार एक भागदौड़ की जिंदगी में जो है हम अपने वन्य जीवन से छूटते चले जा रहे थे और अपने संस्कृति से उसको बाहर कर रहे थे, उसका चीता एक पुनर्पाठ के रूप में था और लोगों ने उसको उस हिसाब से लिया। तो एक जो है, एक मनुष्य का जो प्रकृति और वन्य जीवन के साथ जो संबंध है, उस संबंध का एक प्रतीक चीता है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही इसका एक सकारात्मक जो है एक माहौल देश में लोगों ने जो है इसके प्रति दिखाया। इसके लिए केंद्र सरकार के लिए पूरे देशवासी एक साधुवाद है कि इस तरह की चीजें लाई गई। प्रोफेसर साहब, जैव विविधता की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक छोटी से छोटी चींटी या मधुमक्खी से लेकर बड़ा एनिमल, चाहे वो एलिफेंट है या वेल मछली ही क्यों ना है, उसका अपना महत्व रहता है जो हमारी प्राकृतिक का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चीता जो कि वापस लाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने ये भी जिक्र किया कि लोग बड़े उत्सुक हैं कि कब हम उनके दर्शन करेंगे इन चीताओं के। तो उसके लिए उन्होंने सुझाया कि इसके लिए नाम भी आप लिख कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जीव जो है उसका दूसरी स्थान पर आकर रहना, उसके लिए जैसे उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स बनाई गई है, तो उसको ढालने में कितना समय लगता है, किस प्रकार उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है, इसके महत्व को आप जरा। एक्चुअल में जिस हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन है और एक अपनी जो एक वातावरण है जो पशु पक्षियों और प्राणियों के लिए जरूरत है, उसका विशेष तौर पे लाने से पहले इस पर काफी रिसर्च किया गया जी। और इसका ख्याल रखा गया। आपने देखा, इसी वजह से जो है आपका जो जियो पॉलिटिकल जो उसका स्टेटस है जी। वो ग्वालियर का ऑलमोस्ट जो है जलवायु सेम है, मिलता तो इसलिए ये ख्याल रखा गया कि वैसी कौन सी जो है भारतीय भूखंड का ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जहां उसको जो है एकदम तत्काल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो जी। लेकिन फिर भी एक, जब हम साधारण सा हम देखते हैं कि एक दिन के लिए भी अगर कहीं दूसरी जगह जाएं तो आपको रात भर दूसरे बिस्तर पे नींद नहीं आती। तो हमारे साथ और उन वन्य प्राणियों के साथ भी सेम है, वो अपने परिवार को और अपने माहौल को छोड़ के आए हैं। इस पर जो है एक पूरी की पूरी जो है बहुत अच्छी टास्क फोर्स की गठन की गई है जो उनके तमाम व्यवहार से लेकर उनके रहने सहने का और उसके बीच क्या उनकी दिक्कतें आ रही है उस पर एक बहुत गंभीर जो है लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि भारत में जितने तरह की जैव विविधता है उसमें वो चीता बहुत जल्दी घुल मिल जाएगा जी।
और उसके अपना घर वो स्वीकार करेगा, और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि देश की जनता भी जो है उस चीज को अपनी आंखों से सामने रूबरू देख पाएगी। जी। अगले विषय की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चीताओं को अगर आपने नाम देने हैं तो आप किस प्रकार के नाम सुझाएंगे इनके लिए? हमारे पास बहुत सारे जो है अपने जिसको कहते हैं कि सांस्कृतिक बहुत सारी विरासत है, और उसमें बहुत सारे नायक हैं। चीता भी हमारे लिए एक बड़ा नायक है। तो मुझे तो लगता है, मेरे हिसाब से बहुत जल्द मैं mygov पे जाके जो है कुछ नाम सुझाने वाला हूँ कि कुछ हमारे जो वीर वीरांगनाएं हैं, चीता भी हमारे लिए उसी तरह के नायक है। और वो हमारे आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए यहाँ पहुंचे हैं, तो उसका कुछ इस तरह से इस मेहमान का भी स्वागत जो है उस वीर सपूतों की तरह की जानी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में नौजवानों को बहुत आगे आना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी है, और उसके सिलसिले में जो प्रधानमंत्री ने बात की कि उनके दो जो मूल मंत्र थे, एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय। अंत्योदय तो हम देख रहे हैं कि जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है उस तक भी लाभ पहुंचना चाहिए, उसके साथ भी बराबरी का व्यवहार जो है होना चाहिए। और आज दुनिया में जब समाज भटक रहा है, जातियां भटक रही हैं, देश भटक रहे हैं, खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने की होड़ लगी है, तो ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानव दर्शन है वो कितना अहमियत रखता है, कितना जरूरी है उसको समझना? आज बहुत ही अहम दिन है, और प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत अच्छे से चर्चा की। पूरे के पूरे जिसको भारतीय दर्शन के अगर सिद्धांत देखेंगे, भारतीय दर्शन सिद्धांत में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और जिसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी की और आपने भी किया कि एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय। पूरे विश्व में 21वीं सदी जो है वो विचारधाराओं के टकराव का समय है। आपने देखा हो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसके ऊपर जो विचारधारा को लेकर द्वंद्व है या दुराग्रह है, वही सारी मूल जड़ है हर बुराई की। तो इस 21वीं सदी के जो भटकाव का जो समय है और विचारधाराओं में जो टकराव का समय है, उसमें जो है एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को हम समझ सकते हैं, जहां न सिर्फ पंडित जी व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं, बल्कि व्यक्ति को विचारधाराओं से ऊपर और व्यक्ति के बीच का जो अंतर्द्वंद है, उस अंतर्द्वंद को समाप्त करने की बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो पूरे के पूरे विश्व का जो अंतिम व्यक्ति है, मैं बार बार जो है एक हिंदुस्तान को केंद्र में न रख के अगर पंडित जी की इस अंत्योदय की बात करेंगे, तो पूरा विश्व आज जिस संघर्ष से, और आपने देखा होगा पूरे विश्व में जिस तरीके से अशांति और एक उथल पुथल का माहौल है, वहां एक अंतिम व्यक्ति की संकल्पना जो है उपाध्याय जी की एक नई सुबह की जो है एक प्रकाश की तरह है। और मुझे लगता है कि एक पूरे समाज को एक नए रास्ता देगा, और जिसकी बात जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। जी, जहाँ एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का पाठ जो है दुनिया को शांति का संदेश देता है, राह दिखाता है शांति की ओर बढ़ने की, तो वहीं दीनदयाल उपाध्याय जी का जो ये संदेश है कि विचारधाराओं का जो द्वंद्व है और दुराग्रह है उसको खत्म करेंगे। एक चीज और बड़ी मजबूती से जिसकी वकालत बार बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते थे कि विश्व में आजादी की मांग जो है हमेशा से रही है। हर छोटे छोटे जो है देश जो है आजाद होने की बात करते हैं। हिंदुस्तान भी अपने 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा है। बार बार इसकी जिक्र जो है आजादी के महत्व की बात वो बहुत करते थे कि अगर आजादी की सार्थकता को तय करना है तो जो आपके अपनी जो धरोहर है उसके कॉस्ट पे नहीं हो, आप अपनी धरोहर के साथ आजाद हो, तो जो है उसकी एक सांस्कृतिक पहचान, तभी हम उसको आजाद कहे जाए। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम वेस्ट के बोरो चीजों के साथ जो है आजादी को ना अनुभव करें, बल्कि अपनी चीजों को स्वयं अनुभव करें। जी, आपने आजादी की बात की तो प्रधानमंत्री ने जो अगला विषय लिया वो लिया शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन, जो कि 28 सितंबर को है, और उस जन्मदिन के अवसर पर चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो है उसको उनका नाम दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उसी डे के ऊपर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी जिक्र किया। एक तरफ आजादी जो संघर्षों के बाद कुर्बानियां देकर हमने हासिल की है, और दूसरा देश की संप्रभुता, देश की आत्मसम्मान, उसकी आन बान शान की रक्षा करना। और इन दोनों चीजों को उसी डेट के साथ जोड़ के आप किस तरह से देखते हैं? एक तो देश की आजादी और जो हासिल आजादी है उसकी रक्षा के लिए हमारा दृढ़ संकल्प कैसा रहना चाहिए?
हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी शांति प्रिय जो विचार है जी। उस शांति प्रिय और अहिंसात्मक विचार के लिए जाना जाता है, लेकिन पूरे विश्व में अहिंसा का मतलब कहीं कमजोरी नहीं है जी। और इसको समय समय पर भारत ने पूरे विश्व पटल पे रखा है जी। कि मेरे अहिंसात्मक और शांति प्रिय व्यवहार को या मेरे विचार को कहीं मेरी असुरक्षा बोध को न समझा जाए। जी, जी। और इसके लिए इस दिन का बड़ा महत्व है। पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह उसी के घोतक है जी। एक तरफ गांधी जहां अहिंसात्मक आंदोलन के प्रतीक बने, तो भगत सिंह जो है जैसे को तैसे की प्रतीक बने। जी जी जी। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो शराफत है उसे कमजोरी समझा जाता है, और ये उल्लेख केवल आज के भारत में नहीं है इसका। आप हमारे पुराणों की बात कर लें, जब समुद्र से रास्ता मांगने के लिए बार बार आग्रह किया जा रहा था तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, तो उसके लिए कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो इसको आप किस तरह से देखना चाहते हैं कि शांति प्रिय तो हम हैं, लेकिन हमारी शांति को कोई कमजोरी ना समझे, हमें कमजोर ना समझे, उसके लिए ये इशारा देना दुनिया को कितना जरूरी है? जी, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में जब तक आप अपने जो आपका जो समाज है, जो आपकी नागरिक है, उसके अंदर जो है सुरक्षा बोध को जब तक आप नहीं साबित करेंगे, तब तक आप जो है एक शांतिपूर्ण माहौल नहीं बना सकते हैं। और इसी के लिए जो है भगत सिंह और सर्जिकल स्ट्राइक दोनों का एक दिन होना एक विश्व को बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे पास भगत सिंह जैसे लोग भी हैं और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमारे पास उपकरण भी है। यानी हम ये भी संदेश दे सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक एक प्रतीक मात्र है कि भारत की तरफ अगर आप गलत नियत से देखेंगे तो भारत जो है कमजोर नहीं है। जी जी। तो मुझे लगता है कि इस दिन के लिए, और चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखना, मुझे लगता है कि राष्ट्र को एक भगत सिंह के प्रति बहुत अच्छी श्रद्धांजलि भी है। जी, और आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि ये जो आजादी हमने हासिल की है, इसके लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां जो है वो। भगत सिंह आज भी देश के युवाओं के प्रतीक हैं। जी। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बात की साइन लैंग्वेजेस की, साइन लैंग्वेज का महत्व। और हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, कोई चलने में, कोई सुनने में, कोई देखने में सक्षम नहीं होते, किसी भी तरीके की उनमें विसंगति कहे, और प्रधानमंत्री तो उसका नाम दिया है, विकलांग नहीं कहना उनको, दिव्यांग कहना है। तो वो दिव्यांग जनों के लिए ये साइन लैंग्वेज और एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए साइन लैंग्वेज कितना महत्व रखती है, इसके बारे में प्रोफेसर साहब मैं चाहूंगा कि आप बताएं। मैं चूंकि कम्युनिकेशन का एक शोधकर्ता भी हूं, तो इसलिए कम्युनिकेशन के महत्व को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि दो व्यक्तियों के बीच संवाद का क्या महत्व है। ये जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, जिसकी बात हम कह रहे हैं कि उस दिव्य अंग के अंदर वो ताकत नहीं है कि वही आप एक दूसरे के बीच में जो है अपनी बात को कह सके। अभी पिछले 2-3 दिन पहले हम लोगों ने साइन लैंग्वेज डे मनाया। ये 15 साल पहले हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हमारे लिए, जितने हमारे जो दिव्यांग भाई बहन थे, या फिर आज बहुत सारे ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में भी जो है जहां दो व्यक्तियों के बीच में संवाद करने की कोई लिपि नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई इस तरह के इशारों में जहां संवाद हो रहा था, उनके लिए पिछले 15-20 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं। आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी बात की कि हम इंडियन स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज और इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत बात की, मानकीकरण की बात बहुत जरूरी है कि जो भाषा हो वो सबके लिए सार्वभौमिक हो, वो मानकीकरण हो। तो ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पे जो है हमने देखा कि बहुत सारे शब्दकोश भी बन रहे हैं, और इन शब्दकोशों के माध्यम से बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन न सिर्फ आपस में बातचीत कर रहे हैं, बल्कि यूपीएससी जैसी जो है बड़ी सिविल परीक्षाएं जो है वो इस साइन लैंग्वेज के माध्यम से सीख के उसको पास कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के लोगों में जो एक इस संवादहीनता की जो समस्या थी, उसको जो है इन साइन लैंग्वेजों ने पूरा किया है। और इसके लिए जो है उन दिव्यांग भाई बहनों के उन प्रयासों और ये समस्त जो विद्वत जन हैं, जिनके लिए, उन भाषाविदों को, जिसके लिए उन्होंने जो है इतनी मेहनत की, ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जी, हम आदिकाल की एग्जाम्पल जब देखते हैं पुरानी गुफाओं में या पुराने इस तरह के, वहां पर चिन्हित होता है चित्रों के माध्यम से, इन साइंस के संकेतों के माध्यम से बात अपनी दूसरे तक पहुंचाई जाती थी। आज भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां होंगी, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर हमने देखा है कि उनके लिबास से, उनके गमछा के ऊपर या वस्त्रों के ऊपर जो कढ़ाई का काम या डिजाइनिंग का काम होता है, वो भी एक संकेत होता है, उनके पहचान का रूप होता है। बहुत सही कहा आपने। खासकर भारत की जो जनजातीय समाज है, आप पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत ले लीजिए, आप पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आपको झारखंड, मध्य प्रदेश
कि बहुत सारे ऐसे जनजातीय इलाकों में आज भी उनका जो प्रतीक है, उस प्रतीकों से जो है उनकी पहचान होती है। और पूर्वोत्तर भारत में तो बहुत ही प्रचलित है जी जी। कि जो है उन प्रतीकों के माध्यम से उनके कुल के, उनके देवता के शादी ब्याह, रिश्ते नातेदारी सब उस सांकेतिक लैंग्वेज से परिलक्षित होती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये अपने आप में ही सांकेतिक भाषा जो है वो जरूरी नहीं है कि दिव्यांगों के लिए हो या किसी प्रकार से अक्षम लोगों के लिए हो, बल्कि ये एक हमारी परंपराओं का भी हिस्सा रहा हुआ है। हमने शारीरिक चुनौतियों की बात की तो साथ ही जिक्र आया सूरत की एक बच्ची का, अन्वी का, जो कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती थी, किसी चीज को पकड़ नहीं पाती थी, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने योग सीखा और आज वो योग की इतनी एक्सपर्ट बन चुकी है। तो उस छोटी सी बच्ची अन्वी का जीवन, उसको जो बीमारी के रूप में चुनौती मिली, उससे पार पाना और योग का उसके साथ क्या महत्व है और योग ने क्या रोल अदा किया। आप योगा केंद्र से भी आप उसके निदेशक हैं आप, तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप जन जन के लिए बताइए कि योग का महत्व क्या है और किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का कितना महत्व है। अन्वी को मैं इस आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर अन्वी के रूप में देखता हूँ जी। और जिस हिसाब से योग की जो ताकत है वो अपने आप में अन्वी को देख के एक मिरेकल दिखता है, एक चमत्कार ही दिखता है कि इस तरीके से गंभीर बीमारी से जूझते हुए उस बच्ची के आत्मबल ने और योग की ताकत ने जो मिलके उसके अंदर जो परिवर्तन लाया, ये अपने आप में जो भारत की अपनी जो देशज ज्ञान परंपराएं हैं, जिसको हम बहुत पीछे छोड़ चुके थे, उस देशज ज्ञान परंपरा की ताकत है। और पूरे विश्व में इस तरह की गंभीर बीमारियों के लिए इस तरह की जो देशज ज्ञान परंपरा है एक मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पूरा विश्व जो है इस तरह की बहुत सारी लाइलाज बीमारियों को योग के समाधान के रूप में देखेगा। और मुझे इसमें पूर्ण विश्वास है कि अन्वी उसकी जो है एक उदाहरण मात्र है। ऐसे न जाने कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए योग में जो है बहुत ताकत है, जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं। जी। और वो बच्ची जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, आज इतने बढ़िया बढ़िया योगासन करती है और औरों को भी सिखाती है। और हम देखते हैं अपने जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई मुसीबत आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। किसी परीक्षा में पास नहीं होते तो समझते हैं कि हमारा जीवन ही खत्म हो गया। और तो और दांत में भी अगर तेज दर्द होगी तो समझेंगे कि हम दुनिया के कितने बदकिस्मत हैं कि हमें दांत में दर्द हो रही है। तो ऐसी सोच, जो चुनौतियों से डर जाने वाली सोच है, उसके लिए आप अन्वी को किस तरह से एक मिसाल बताना चाहते हैं? उसके माता पिता को मैं सादर प्रणाम करूंगा, जिसने उसके अंदर इतनी ताकत और आत्मविश्वास भरी। उनका रोल जो है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस बच्ची को जन्मजात इस तरह की गंभीर बीमारी हो और उस बीमारी से लड़ने के लिए जो है उसके साथ खड़ा होना, ये समझिए तो अन्वी के पूर्व जन्म का कुछ संयोग होगा कि उसके इस तरह के माता पिता मिले। और उसके बाद अन्वी की अपनी इच्छा शक्ति जी, और उसमें जो है योग की अपनी चमत्कारिक गुण, ये तीनों के प्रभाव जो है अन्वी को आज फिर से जो है समाज में एक सामान्य बच्चे बच्चियों की तरह एक स्थापित करता है। मन की बात में प्रधानमंत्री जी इस बात से बड़े आश्चर्यचकित थे कि वो बच्ची योग के उन तमाम कठिनतम आसन को करने में बिल्कुल सक्षम थी जो अपने खुद से एक ग्लास नहीं उठा पा रही थी। मुझे लगता है कि एक योग के विभाग से जुड़े होने के नाते मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ। जी। और भारत की जो पारंपरिक उपचार की जो पद्धतियां हैं अपने आप में ही इतनी सक्षम और इतनी संपूर्ण है कि कोई भी बीमारी, कितनी कठिन से कठिन बीमारी है, उसका हम इलाज कर लेते हैं। और दूसरे एलोपैथी की तरफ जाइए या दूसरी तरफ भी जाइए, वहां भी भारत का योगदान कम नहीं है। कोरोना काल में भारत ने दुनिया को मदद पहुंचाई। हालांकि वो देश परेशान हो गए थे, हाथ पर हाथ धर के बैठ गए थे, जिन्हें हम मानते हैं कि वो मेडिसिन के क्षेत्र में या इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो है 2017 में जो शुरू किया गया था, उसके लिए भारत को सम्मानित किया है कि भारत ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल में कर रहा है।
तो आज के जीवन में ये जो उच्च रक्तचाप जिसे हम कहते हैं, इसके कारण और इससे निपटने में कौन सा हमें अपना एटीट्यूड अपनाना चाहिए, कौन सा एप्टीट्यूड अपनाना चाहिए, और योग उसमें क्या योगदान दे सकता है? आपको पता है कि हमें पूरे विश्व में कहा जाता था कि वी आर द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, जी, मधुमेह की राजधानी कही जी जाती जी थी। जी भारत को जी हाइपरटेंशन की राजधानी कही जाती थी। ये सम्मान उसका विरोधाभास है जी कि जिस देश को डायबिटीज और हाइपरटेंशन की राजधानी कही जाए, उसको पूरे विश्व जो है सम्मानित करे कि हम अपने आप को जिस तरीके से टीबी मुक्त समाज होने के लगभग अंतिम स्टेज में है, जी हमने भी अपनी जीवन शैली को बदला है। और जिसकी बात अभी हम पिछले में कर रहे थे, योग में तो ये शर्तिया जो है इसकी ताकत है कि मधुमेह और हाइपरटेंशन जैसे जो बीमारियां हैं उसके लिए तो योग के कुछ ऐसे आसन है जिसमें शर्त है कि आप इसको अगर कीजिए तो आप इस बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। जिस तरीके से 2017 में इसको अभियान के रूप में लिया गया है, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी एक उस तरह के जो टैबू है हमारे साथ कि हम एक इस तरह की बीमारियों की राजधानी है, ये टैबू से हम अलग होंगे और हम हाइपरटेंशन जैसी बीमारी जो कि जीवन शैली से जुड़ी है, मधुमेह जैसी बीमारियों से हम बहुत जल्दी इससे भी मुक्त जी। होंगे। अब बीमारियों की बात चल रही है तो प्रधानमंत्री जी ने जो टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इसकी बात की है। तो चुनौतियां जब भी आती हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि इनसे निपटने के लिए सरकार का ही काम है, जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम मिलकर काम करते हैं, किसी भी चुनौती का मिलकर मुकाबला करते हैं, तो उसमें जन जन का सहयोग है, जन भागीदारी बड़ी आवश्यक होती है। एक श्लोक उन्होंने पढ़ा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरे के हित के लिए काम करना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो हमने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया है, अभियान शुरू किया है, इसके लिए जन जन को कैसे शामिल होना है, किस तरह से मरीजों को अपनाकर उनके इलाज के लिए स्पॉन्सर बनना, कहां तक ये असरदार साबित होगा? इस तरह की बीमारियां जो है, आज तो खैर हम 2025 में उम्मीद कर रहे हैं कि शायद टीबी मुक्त समाज हिंदुस्तान होगा, लेकिन फिर भी इस तरीके की जो एक जन भागिता या जन सहभागिता की जो एक बात है कि इस तरह की बीमारियों को एक जो है जन आंदोलन के रूप लेके इसको खत्म करना, जिसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे थे कि किस तरीके से इस तरह के बीमार लोगों को अपने समाज से दूर नहीं करना है बल्कि उनको शामिल करना है अपने में, उनकी दवा का, उनके खाने का, उनके रखरखाव का। अगर हम इस तरीके से एक माहौल बनाए, हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे समाज सेवी हैं। आपने देखा कि बाबा आमटे का कि वो कैसे कुष्ठ रोग से पीड़ितों के बीच में रहते थे। तो भारत में इस तरह के एक बहुत बड़े लेवल पे जो है एक फिर से जो है अभियान के रूप लेने की जरूरत है और उनको समाज से काटने की जरूरत नहीं है जी। उनको घर में अपनाएं, उनको गोद लें, उनको शामिल करें, उनके रखरखाव का आप जो है एक थोड़ा सा जो है उनकी जिम्मेदारी लें। और मुझे लगता है कि यही जो है भारत की जो एक स्वभावगत मूल जो अवधारणा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका जिक्र भी उन्होंने किया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 50 गांव को गोद लिया है और वो गांव में जाकर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, बीमारियों के कारणों का कैसे पता चलाया जाए, उनसे कैसे बचा जाए, इन सारी चीजों की जागरूकता। तो यानी अगर हम अपने देश के अपने आसपास के इलाकों में जहां भी आपको कोई मरीज दिखते हैं या ऐसी जगह दिखती है जहां पर हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है, तो एक भारतीय होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उसे हम देखें। ये नहीं कि देखा, निहारा और इग्नोर करके आगे निकल गए। जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले 2 साल इस पूरे महामारी को अगर हम निपटने में हम सक्षम हुए हैं तो उसका सबसे बहुत मजबूत कार्य था जागरूकता। वहां तो चलिए मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने अपने इसको धर्म समझा। मुझे लगता है एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी हमें इसके प्रति जो है कम से कम 2, 4, 5 परिवार को तो जरूर जागरूक करनी चाहिए जी। और जैसा मैंने कहा कि अपने आसपास कुछ देखते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पानी की बात की। पानी के स्रोत हमारे अलग अलग हैं, दरिया हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, तरह तरह के, और समुद्र। हमारे पास 7,500 किलोमीटर लंबा जो है कोस्टल एरिया है। लेकिन आज हम कहीं भी जाते हैं, चाहे गोवा है या किसी अन्य स्थान पर भी बीचेस पे जाते हैं, तो हम वहाँ गंदगी पाते हैं। तो ये हमारे अपने लिए कितना धिक्कार देने वाली बात है। क्या हम इतने मूर्ख हैं, क्या इतने नासमझ हैं, और इस चीज को कितनी गहराई से हमें समझना चाहिए?
इस तरह के कार्य मुझे लगता है कि अपने भारत बोध के प्रति जो है ना, एक जिसको कहते हैं कि सम्मान न करने का भाव है। तटीय भारत जो है पूरे जैव विविधता का एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है जी। आपको याद होगा कि जब सुनामी आई थी जी हाँ। तो सुनामी के वक्त जो है उस तटीय क्षेत्रों में जो मैंग्रोव थे उनके न होने का खामियाजा हुआ कि जिन देशों में उन तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को नहीं छेड़ा गया था उनकी उस जगह पे जो है सुनामी का बहुत कम प्रभाव जी जी जी। तो क्योंकि वो वहाँ के जो मकामी लोग जानकार थे, वो पहले ही उस इलाके को उनको संकेत मिल चुका था कि ये जीव अगर दिख रहे हैं हमें तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ आपदा आने वाली है। तो जब हम प्रकृति से या जैव विविधता से दूर चले जाएंगे तो ऐसा नुकसान तो हमें उठाना ही पड़ेगा। तो आप एक शिक्षाविद होने के नाते आम समाज के लोगों को प्रकृति के प्रति, जल के प्रति, जो वन्य संपदा है उसके प्रति किस तरह से हम गंभीरता से विचार करें, उसकी रक्षा करें? मेरा तो आपके सुनने वाले तमाम दर्शकों से एक ही अपील होगा कि मनुष्य और प्रकृति और वन्य जीवन, इन तीन के बीच संतुलन ही एक भविष्य की जो है एक योजना हो सकती है। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शुरुआत अपनी घर से करे। ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप कोस्टल एरिया में चले जाएं और वहां जाके शुरुआत करें। कोस्टल एरिया में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो कोस्टल में करें। आप अपने घर से अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं कि किस तरीके से आप इस तरह की जो है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं जिससे आपके जीवन में प्रकृति के बीच एक स्वाभाविक प्रेम जो है वो स्वाभाविक प्रेम जागे। आपने देखा होगा कि इससे न सिर्फ जो है आपके घर का बल्कि एक पूरा का पूरा समाज का सौंदर्यीकरण होता है। तो मेरा तो सारे दर्शकों से यही अपील है कि वक्त आ गया है आप प्रकृति की तरफ मुड़ने का। तो प्रकृति और वन्य प्राणियों को जरूर अपने साथ अपनी जीवन शैली में शामिल करें। जी। और रोजमर्रा के जीवन में हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसका, चाहे वो रैपर है या खाली बोतलें हैं, उनको हम फेंक देते हैं, कचरा कबाड़ जो है। लेकिन मेरठ का प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण दिया कि किस तरह कबाड़ से जुगाड़ करके उन्होंने एक अच्छा खासा एक पब्लिक पार्क बना दिया है। तो ये चीजें जो है छोटी छोटी हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ये एक व्यक्तिगत प्रयास है जी, लेकिन बहुत सराहनीय है जी। आपके लिए, एक पूरे समाज के लिए संदेश है कि आपने जिस कबाड़ को अपने जीवन का जो है एक प्रगति का एक संकेत बना लिया है, प्रगति का घोतक बना लिया है, दरअसल वो प्रगति का घोतक नहीं है जी। उस कबाड़ से जो है उसने एक नई तरह की जो है जीवन शैली जी, ये बहुत सराहनीय है। जी, यानी त्योहार मनाएं या रोजमर्रा की जिंदगी हम जिए, उससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यूं तो आज के कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हैं और भी जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है। चलते चलते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब त्योहारों का मौसम आ रहा है। कल से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, फिर उसके बाद दशहरा होगा, दिवाली होगी, क्रिसमस आएगा, गुरुपुर्ब आएगा और नया साल जब तक आता त्योहारों की झड़ी जो है लगी रहेगी। तो ये जो संदेश प्रधानमंत्री देना चाहते थे कि हम वोकल फॉर लोकल हों और प्रकृति के अनुकूल हों, उसको असर ना पड़े, तो ये संदेश सारे त्योहार मनाते हुए इस सबक को किस तरह से हमने ग्रहण करना है और किस तरह उसके ऊपर अमल करना है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये पूरा का पूरा जो त्योहारों का सीजन है, इस त्योहार के पूरे सीजन को, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि हम अपने आसपास के जो स्थानीय कारीगर है, अगर हमारे घर में दिया जले और उसका सीधा संबंध उस एक कारीगर जो दिया बनाता है मिट्टी के, उसके साथ अगर खुशी का अनुभव ना हो तो मुझे लग रहा है वो त्योहार सबके लिए समान नहीं होगा। तो इसीलिए जो है इन त्योहारों का पूरे सीजन को हम जरूर मनाएं, लेकिन उस स्थानीय कारीगर, वो स्थानीय बुनकर, उन स्थानीय जो कारीगर और जिस तरह के कुटीर उद्योग से जुड़े हुए वाले हैं, उनके भी सामान को अपने जीवन में, अपने त्योहारों में शामिल करें। उससे दो फायदे होंगे। एक, आप अपने आसपास की जो आपकी पारंपरिक शैली है, जो स्थानीय संस्कृति है, उसके प्रति भी आप जागरूक होंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि उस स्थानीय कारीगर को महत्व मिलेगा जी। और इससे जो है तभी हम एक बृहत रूप में कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा संदेश है, जिसकी बात आपने कही कि हम कल से जो है ऑलमोस्ट दिसंबर तक जो है इसी माहौल में रहेंगे। हर दिन किसी न किसी त्योहार से हम और नए सामान को अपने घर में लाएंगे। तो ये स्थानीयता का जो बोध है और स्थानीय कारीगरों को जो सम्मान देने की बात है, जिससे उसके रोजगार रोटी पर भी जो है जरूर उसके लिए कुछ धनोपार्जन का साधन बने, ये एक बहुत बढ़िया संदेश और एक जिसको कहते हैं कि प्रार्थनीय कार्यक्रम हो। जी प्रोफेसर साहब, आज के मन की बात पर चर्चा करने के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और ढेर सारी जानकारी जो है हमारे सुनने
वालों के साथ साझा आपने की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए।